मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जाम्पल कलम से क्रांति। तो सभी साथी पेन को लेकर बैठिए। रोज सुबह 7 बजे आपकी करंट और स्टैटिक की क्लास होती है, जो हर दिन की तरह आज भी है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। मतलब ये कुछ रिचार्ज जैसा होता है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है जो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में काम करती है, रॉकेट सैटेलाइट आदि अंतरिक्ष में भेजने के लिए काम करती है। तो देखिए, अगर आप अंतरिक्ष एजेंसी की बात करेंगे तो भारत की इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कब बनी है 15 अगस्त 1969 में बनी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? मतलब भारत का पहला सैटेलाइट, इसे आप भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट भी कह सकते हैं, जिसे हमने अंतरिक्ष में भेजा। लेकिन इसे रूस के रॉकेट की मदद से सन 1975 में आर्यभट्ट जो था, यह भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट था। आर्यभट्ट भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट। भारतीय संविधान के निर्माता या भारतीय संविधान के आर्किटेक्ट किन्हें कहा जाता है? याद रखिएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। बाबा साहब प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान के निर्माता। स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा, श्री हरमिंदर साहिब भी कह देते हैं। श्री हरमिंदर साहिब, गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा या श्री हरमिंदर साहिब कहां पर स्थित है? कहोगे सर अमृतसर। कहां पर स्थित है भैया? अमृतसर, पंजाब में स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? अमृतसर, पंजाब। भारत का सुप्रीम कोर्ट या भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह कहां पर स्थित है? तो आप कहोगे सर 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। 33 तो अन्य, एक चीफ जस्टिस, टोटल 34 जज। ये कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को हेडक्वार्टर, मतलब इसका उद्घाटन, ये कहां पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए अब ये कुछ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरें पढ़ते हैं। आज खबर ज्यादा है क्योंकि संडे, सैटरडे और मंडे की एक साथ मंडे को अपडेट हुई है, जिसकी वजह से आज खबरें आपको रेगुलर से डबल मिलेंगी। तो हम लोग स्पीड भी डबल रखेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे, आप लोग मन मन में रिपीट करते चलना। किस देश के हेडेगार्ड नामक स्थान पर 2000 साल पुराने लोह युग के मंदिर और बस्ती की खोज की है? लोह युग के प्रमाण मिले कितने साल पुराने? 2000 साल पुराने। तो याद रखिएगा, डेनमार्क करके एक देश है, डेनमार्क के हेडेगार्ड पर 2000 साल पुराने लोह युग के मंदिर और प्रमाण मिले। तो देखिए, ये जो हमारा इतिहास है, इस इतिहास को जो 3 युग में बांटा गया था। इतिहास को हम लोग 3 युग में पढ़ते ना। एक तो जैसे पाषाण युग पढ़ देते, स्टोन एज, फिर साथ ही एक आ जाता है जैसे हम लोग लोह युग पढ़ देते हैं भाई, एक पाषाण युग आ जाता है। एक साथ ही हम लोग जैसे लोह युग पढ़ देते हैं, स्टोन एज, आयरन एज पढ़ते हैं ना, कि भाई 3 प्रकार के युग होते हैं। जितने भी हमारी हिस्ट्री है उसमें कितने प्रकार के? स्टोन एज, पाषाण युग, कांस्य युग, पाषाण के बाद में ब्रॉन्ज एज आ जाती है जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, और उसके बाद में लोह युग आ जाता है। इसका जो एक प्रकार से विभाजन किया था, इस विभाजन को करने वाले भी डेनमार्क के जर्गेंसन थॉमसन थे। डेनमार्क के जर्गेंसन थॉमसन, जर्गेंसन थॉमसन करके एक व्यक्ति थे, जिन्होंने आप ये कह सकते हो ये विभाजन किया था। तो कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इतिहास में कि भाई पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग, इसका एक प्रकार से आप कह सकते हो विभाजन किसने किया था? तो डेनमार्क के जर्गेंसन थॉमसन ने। अगर आपसे पूछे कि भारत में लोह के या भारत में लोहे के सबसे पहले प्रमाण कहां से मिले हैं? लोहे के सबसे प्राचीन प्रमाण तो पहले अतरंजी खेड़ा एटा को माना जाता था। भारत में लोहे के सबसे प्राचीन प्रमाण आप ये तो कह सकते हो कि उत्तर भारत में अतरंजी खेड़ा, लेकिन मोटे तौर पर यह माइलादुम्पराई करके एक जगह है। माइलदुम्पराई, माइलदुम्पराई तमिलनाडु में एक स्थान है, तमिलनाडु में।
यहां लगभग आप ऐसा कह सकते हो 2000 से 2300 से 2500 वर्ष पुराने ये यहां पर लोहे के प्रमाण मिले। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे पूछता है कि भारत में लोहे के सबसे प्राचीन प्रमाण, तो आप बताओगे माइल दुमपराई करके एक जगह है तमिलनाडु में, लगभग 2300 से 2500 वर्ष पूर्व यहां पर लोहे के प्रमाण मिले। जबकि ये जो हेडेगार्ड नामक स्थान है ये डेनमार्क में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी हो जाती है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाती है? कहोगे सर कोपेनहेगन, ये डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाती है? कोपेनहेगन। भारत में लोहे के सबसे प्राचीन प्रमाण माइल दुमपराई तमिलनाडु, 2300 से 2500 साल पुरानी। और अगर इतिहास के 3 युग का बंटवारा कहे कि स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, पाषाण युग, कांस्य युग, लोह युग, इसका विभाजन डेनमार्क के जर्गेंसन थॉमसन के द्वारा किया गया। यह आपका बिल्कुल है। तीसरे अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 का शुभारंभ कहां से हुआ है? यह तीसरे अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 का शुभारंभ यह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में हुआ है। अच्छे से याद रखिएगा, यह तीसरी अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन, मतलब जो आयुर्वेद इत्यादि पद्धति है उनको विश्व स्तर पर प्रचार करने के लिए तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में इसका आयोजन किया गया है। जबकि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या हो जाती है? अबू धाबी। मुद्रा हो जाती है दिरहम। राजधानी अबू धाबी और मुद्रा क्या हो जाती है? दिरहम। राजधानी अबू धाबी, मुद्रा हो जाती है दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में यह तीसरे अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन आपसे पूछेगा कि प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को, अब सटी राष्ट्रीय, प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को इनमें क्या मनाया जाता है? कहोगे सर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। तीसरे अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी का शुभारंभ यह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ है। और 23 सितंबर को कौन सा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है? किस देश ने प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता प्रदर्शित करने के लिए परमाणु सूक्ष्म रिएक्टर का पहला हवाई परिवहन किया है? यह अमेरिका ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट में क्या है? इसने कम क्षमता वाला परमाणु रिएक्टर हवाई जहाज के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया। इसका यह कहना है कि अगर मान लेता हूं कोई आपदा आ जाती है या कोई आपात स्थिति आ जाती है तो जनरेटर इत्यादि ना करके कि भाई आपको डीजल जनरेटर आदि चाहिए, उसकी जगह सीधा आप छोटा कोई परमाणु रिएक्टर स्थापित कर सकते हैं। और उस परमाणु रिएक्टर से आप 5 एक प्रकार से गीगावाट, 5 गीगावाट, 5 मेगावाट बिजली तक आप उत्पादन कर सकते हैं। मतलब परमाणु रिएक्टर से, छोटे परमाणु रिएक्टर से आप बिजली बना सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं आपात स्थिति में। कि ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर को अब कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाई जहाज के द्वारा पहुंचा सके, इसके टेक्नोलॉजी को चेक करने के लिए, इसकी व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए यह अमेरिका ने एक अनुसंधान टाइप किया है। किसने? अमेरिका ने। मतलब जैसे एक बड़े परमाणु रिएक्टर होते जिनसे बिजली बनती है, उसी परमाणु रिएक्टर का एक छोटा मॉडल एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिससे आपदा या आपात स्थिति में आप कह सकते हो बिजली बनाई जा सके, इसका ये एक प्रकार से परीक्षण किसने किया है? यह अमेरिका ने किया है। इसी में साथी पूछेगा भारत का पहला प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना और इनको एक एक बार मन में रिपीट जरूर कर लिया करो। जैसे मैंने यहां पर बोला तो तुरंत आपने थोड़ा सा रिपीट कर लिया। परमाणु सूक्ष्म रिएक्टर, सबसे पहला परमाणु बम भी किसने फोड़ा था? ये अमेरिका ने। तो वहीं से आप इसको थोड़ा सा ध्यान कर सकते हो। भारत का पहला प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर, एक्सपेरिमेंटल परमाणु रिएक्टर जो था, उसका नाम
बार्क मुंबई में जिसकी स्थापना की गई थी, बार्क मुंबई में। अच्छे से याद रखिएगा, किस देश ने प्रौद्योगिकी प्रैक्टिकलिटी चेक करने के लिए एक माइक्रो परमाणु रिएक्टर जो होते हैं उसका पहला हवाई परीक्षण किया है, या हवाई उसका परिवहन किया है, ये अमेरिका ने किया है। पूछेगा भारत ने किस देश के साथ मिलकर हैमर मिसाइल, ये जो हैमर मिसाइलें होती है, हैमर मिसाइलों का निर्माण भारत में ही करने के लिए समझौता किया है। तो जो भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करके कंपनी होती है, जो हमारी डिफेंस क्षेत्र की कंपनी है, जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ये फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है सैफरान। इन दोनों ने मिलकर, फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है सैफरान, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सैफरान के बीच में एक 50-50% की पार्टनरशिप हुई है, जिसके द्वारा ये हैमर मिसाइलें जो है राफेल विमान में लगाई जाती हैं। हैमर मिसाइलें किस में लगाई जाती हैं? ये राफेल फाइटर प्लेन में लगाई जाती है। इनका उत्पादन भारत में करने के लिए एक समझौता किया है। ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है 1954 की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु। सबके सब बताइए कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, BEL जिसको शॉर्ट में कह देते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1954। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कहोगे सर इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। तो फ्रांस की सैफरान कंपनी के साथ मिलकर, फ्रांस की सैफरान कंपनी के साथ मिलकर भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैमर मिसाइलों को भारत में बनाएगी। कहां पर भैया? ये जो हैमर मिसाइलें हैं इनका निर्माण भारत में किया जाएगा। किसके साथ मिलकर? BEL, भारत की सैफरान कंपनी के साथ मिलकर BEL की स्थापना 1954। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 5, भारत ने एशियाई प्रशांत क्षेत्र के लिए लघु शस्त्र नियंत्रण पर पहले संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी ये कहां पर की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर से देखो। एशियाई प्रशांत क्षेत्र के लिए स्मॉल आर्म्स कंट्रोल या लघु शस्त्र नियंत्रण पर पहले, यह पहला कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी कहां पर की है? तो यह भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में, अच्छे से याद रखेगा, हमारी थल सेना के द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में यह संयुक्त राष्ट्र का जो पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्मॉल आर्म कंट्रोल पर, संयुक्त राष्ट्र का पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि किस पर है? स्मॉल आर्म्स कंट्रोल, जो छोटे हथियार होते हैं इनकी ट्रेनिंग से संबंधित। तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र या एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए स्मॉल आर्म कंट्रोल पर पहले संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय सेना के द्वारा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय सेना के द्वारा यह प्रोग्राम कहां पर आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय सेना के द्वारा। अब सभी जानते संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945। तो इसे बार बार याद करना। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए लघु शस्त्र नियंत्रण पर पहले संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहां पर भैया? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन ये कहां पर किया है? 16 फरवरी 2026 को, 16 फरवरी 2026 को ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन ये नई दिल्ली में किया गया। ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ओल चिकी लिपि की शताब्दी समारोह का उद्घाटन 16 फरवरी 2026 को ये नई दिल्ली से। देखिए, जो ओल चिकी लिपि है संथाली भाषा की लिपि है। ओल चिकी लिपि ये किस भाषा की लिपि है? कहोगे सर ओल चिकी लिपि ये संथाली भाषा की लिपि है।
भाई ओल चिकी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? संथाली। संथाली याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा है। ये कौन से भाषा परिवार की है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है। किसके भैया? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की। इसको 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है। 8वीं अनुसूची में संथाली को कब शामिल किया गया है? मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो, इसे 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में। जबकि ओल चिकी लिपि का आविष्कार किन्होंने किया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू करके इनका नाम था। पंडित रघुनाथ मुर्मू करके इनका नाम था। इन्होंने साल 1925 में ओल चिकी लिपि की खोज की थी या ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था। ओल चिकी लिपि का आविष्कार। तो यहां से 5-6 चीजें आपकी बहुत क्लियर हुई है। ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? पंडित रघुनाथ मुर्मू। कब? 1925 में। तो इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे, इसलिए सेंटेनरी समारोह या शताब्दी समारोह का उद्घाटन नई दिल्ली से द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने ओल चिकी लिपि का आविष्कार कब किया है? 1925 में। इसमें कौन सी भाषा लिखी जाती है? संथाली भाषा। संथाली किस भाषा परिवार की है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। इसे 8वीं अनुसूची में कब स्थान मिला है? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा साल 2003 में। साल 2003 में फ्रांस के राष्ट्रपति जो भारत के दौरे पर, इसमें ये जो एआई इंपैक्ट समिट है इसमें भी भाग लेंगे, जो भारत के नई दिल्ली में 16 से या कल जो 16 फरवरी गई है एआई इंपैक्ट समिट आयोजित हो रहा है, उसमें भी भाग लेंगे। इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, और साथ साथ भारत और फ्रांस के बीच में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होंगे भारत और फ्रांस के बीच में। इसी में याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी क्या हो जाती है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। जबकि फ्रांस की किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस, सीन नदी के किनारे। और मुद्रा क्या जाती है? यूरो। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा हो जाती है यूरो। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ये भारत की यात्रा पर है। ये एआई इंपैक्ट समिट में भी भाग लेंगे। राजधानी पेरिस, सीन नदी के किनारे, फ्रांस की, और मुद्रा हो जाती है यूरो। मुद्रा क्या हो जाती है? यूरो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में अत्याधुनिक मिसाइल इंटीग्रेशन सुविधा का उद्घाटन किया है? मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करके जो कंपनी है जो 1954 में बनी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, तो उसी के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी कह लो या मिसाइल एकीकरण सुविधा, जहां मिसाइल के अलग अलग पार्ट को एक किया जाता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में मिसाइल एकीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है। मिसाइल एकीकरण सुविधा का उद्घाटन यह किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन यह राजनाथ सिंह ने पुणे में किया है। यह ऑनलाइन किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका उद्घाटन पुणे में, ऑनलाइन उद्घाटन। जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 की कंपनी है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। यहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल एकीकरण सुविधा या जो मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी होती है उसका आप कह सकते हो उद्घाटन किया है, बेंगलुरु, जहां पर बीईएल का हेडक्वार्टर है। आगे पूछा, न्याय विभाग द्वारा टेलीलॉ कार्यक्रम पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन यह कहां पर किया जा रहा है? टेलीलॉ का मतलब है कि आप ऑनलाइन कानून से जुड़ी सुविधा या कानून से जुड़े आप किसी परामर्श को ले सकते। आपको कानून से जुड़ी कोई सलाह चाहिए तो आप उसे ऑनलाइन भी ले सकते। इसको लेकर एक कार्यक्रम है न्याय विभाग का, जिसको बोलते हैं टेली लॉ। टेली लॉ, तो इसके ऊपर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, इसके ऊपर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में, टेली लॉ।
इसी में लिख लीजिएगा नेशनल लीगल सर्विसेज या राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पूछ लेगा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल लीगल सर्विसेज डे, प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को। आपको याद होना चाहिए संविधान का अनुच्छेद 39A जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये निशुल्क विधिक सहायता का कर्तव्य देता है राज्य को। निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39A राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह क्या देता है? निशुल्क विधिक सहायता। इसी को लेकर भारत ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बनाया 1987 में, जो 1995 से लागू हुआ। यह लागू कब से हुआ? 1995 से लागू। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर ये विधिक सेवा प्राधिकरण होते। इन्हीं की सहायता से जो जरूरतमंद है, जो अपने कानूनी कार्यवाही का खर्चा नहीं उठा सकते, वकील आदि करने का, तो ये नालसा NLSA उनको फ्री में या निशुल्क विधिक सहायता या वकील उपलब्ध कराती है। वही राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। टेलीलॉ कार्यक्रम पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है? ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। पूछेगा भारतीय नौसेना ने अभ्यास मिलन 2026 के हिस्से के रूप में मिलन विलेज का उद्घाटन ये कहां पर किया है? तो ये मिलन 2026 करके ये अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। मिलन 2026 अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास, अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जो नौसेना की, भारतीय नौसेना की पूर्वी कमांड, भारतीय नौसेना की पूर्वी कमांड, भारतीय नौसेना की पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना की पूर्वी कमांड के हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में यह मिलन विलेज है, जिसमें भारत की कला, संस्कृति आदि से संबंधित चीजों को दिखाया जाएगा। तो मिलन विलेज का उद्घाटन यह विशाखापट्टनम में, क्योंकि विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश का शहर है, यहीं पर मिलन 2026 ये अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। और यहीं पर याद रखिएगा मिलन विलेज का उद्घाटन किया गया है। यह भारतीय नौसेना की पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? यह विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना की पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? भारतीय नौसेना की पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? यह विशाखापट्टनम में। कहां पर है भैया? विशाखापट्टनम। पूछेगा 22वीं नेशनल माउंटेन बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन यह कहां पर किया जा रहा है? 22वीं राष्ट्रीय माउंटेन बाइक, ये जो पहाड़ों पर बाइक चलती है, पहाड़ों पर जो साइकिल चलती है, उसकी चैंपियनशिप का आयोजन ये अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। इसकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर है भैया? ये अरुणाचल प्रदेश में। इसमें इतना काफी है, 22वीं नेशनल माउंटेन बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन ये अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग जिले में। अरुणाचल प्रदेश आप सभी जानते भारत का सबसे पूर्वी स्थित राज्य कहें, सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य, सबसे कम जनघनत्व पूरे भारत के सभी राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व ये किस राज्य का था? मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व था। अरुणाचल प्रदेश में ही 22वीं नेशनल माउंटेन बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन, 22वीं नेशनल माउंटेन बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन यह कहां पर किया जा रहा है? कहोगे सर ये अरुणाचल प्रदेश में। देखिए मेरे साथ साथ कम से कम इसको दोहराते भी चलो, अन्यथा आप इसको भूलते चलोगे। आज नॉर्मल दिन से ज्यादा करंट अफेयर है। क्यों है नॉर्मल दिन से ज्यादा? क्योंकि संडे को हमने रिवीजन किया था, तो संडे सैटरडे के जो होते ये ज्यादातर मंडे में साथ ही अपडेट होते, इसलिए आज ये करंट अफेयर की संख्या, इसलिए आपसे कह रहा हूं कम लिखवा रहा हूं, ज्यादा नहीं लिखवा रहा हर एक में।
कम से कम आप मन मन में ऐसे समझो, अरुणाचल प्रदेश पर ऊंचे ऊंचे पहाड़, नेशनल माउंटेन बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन यहीं पर किया जा रहा है। गुवाहाटी के किस छात्रा ने हाल ही में वीर गाथा 5.0 सुपर 100 का प्रतिष्ठित खिताब जीता है? वीर गाथा 5.0 सुपर 100 का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। गुवाहाटी के किस छात्रा ने? आयशा करीम इनका नाम है, आयशा करीम इनका नाम है। इन्होंने वीर गाथा 5.0 सुपर 100 का खिताब जीता है। वीर गाथा 5.0 सुपर 100 का खिताब किसने जीता है? ये आयशा करीम। ये कहां की रहने वाली है? ये असम के गुवाहाटी की। ये कहां की रहने वाली है? असम के गुवाहाटी। गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है? कहोगे सर ब्रह्मपुत्र नदी के। गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। तो गुवाहाटी की आयशा करीम, 2-3 बार रिपीट कर लो, याद हो जाएगा। गुवाहाटी की आयशा करीम को वीर गाथा 5.0 सुपर 100 का खिताब मिला है। वीर गाथा 5.0 सुपर 100। अगला और भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जर्मनी में आयोजित 2026 फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप, यह शतरंज के खेल की प्रतियोगिता है। फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप, इसके विजेता नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन बने। इसके विजेता कौन बने? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नस कार्लसन। इस बार इन्होंने कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। मैग्नस कार्लसन, क्योंकि जो रैपिड चेस चैंपियनशिप थी, ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप थी, उनको भी मैग्नस कार्लसन ने जीता। और ये अंतरराष्ट्रीय फ्री स्टाइल शतरंज प्रतियोगिता है। फ्री स्टाइल, तो फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये भी मैग्नस कार्लसन। पूछ लेगा एक बार, सबके सब लिखकर बताइए, मैग्नस कार्लसन ये किस देश के रहने वाले हैं? मैग्नस कार्लसन ये किस देश के रहने वाले हैं? जबकि उप विजेता कौन बने? फेबियानो करुआना। उप विजेता कौन बने? फेबियानो करुआना। जो फेबियानो करुआना है, ये उप विजेता बने, जबकि मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के विजेता बने। मैग्नस कार्लसन कौन बने? कहोगे सर ये नॉर्वे के विजेता। रोजमर्रा के भुगतानों के लिए वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा बना है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके डेली खर्चे होते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, जो साथी हमारे फोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट होता है हमारी मदद के लिए, वही हमारे डेली पेमेंट कर दे ऑनलाइन हमसे बिना पूछे, तो वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला बैंक ये डीबीएस बैंक बना है। ये सिंगापुर का बैंक है। 1968 में इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? ये सिंगापुर में। तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसको शॉर्ट में डीबीएस कह देते हैं। ये कब स्थापित हुआ? 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? सिंगापुर। तो डीबीएस बैंक ने, याद रखिएगा, रोजमर्रा के भुगतानों के लिए वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स का मतलब ऑटोमेटिक ऑनलाइन भुगतान के लिए एक प्रयोग के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला बैंक ये डीबीएस बैंक बना है। डीबीएस बैंक कहां का बैंक है भाई? जो डीबीएस बैंक है ये कहां का बैंक है? कहोगे सर सिंगापुर का। कब बना? 1968। यह वीजा आधारित सुविधा के द्वारा इंटेलिजेंट कॉमर्स भी कह सकते हो। तो एक शब्द पकड़ लो, डीबीएस 1968 सिंगापुर, वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स। डीबीएस 1968 सिंगापुर, वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स। आप एक एक या दो दो शब्द पकड़ो, उसी से पूरी चीजों को याद करो, ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगी, इतना याद नहीं होता है। दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 79वां स्थापना दिवस, क्योंकि इनका जो दिल्ली पुलिस के नाम से नामकरण हुआ था, यह 16 फरवरी 1948 को
ये 16 फरवरी 1948 मंत्रालय के अधीन है। दिल्ली पुलिस ये किस मंत्रालय के अधीन है? कहोगे सर दिल्ली पुलिस जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन है। 16 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस? 79वां स्थापना दिवस गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस है। 16 फरवरी 2026 को 79वां स्थापना दिवस। शांति सेवा न्याय, शांति सेवा और न्याय ये इनका ध्येय वाक्य है। तो स्थापना या गठन कब हुआ? 16 फरवरी 1948। 2026 को कौन सा स्थापना दिवस? 79वां स्थापना दिवस मनाया। ये किस मंत्रालय के तहत काम करती है? जो दिल्ली पुलिस संस्था है ये किस मंत्रालय के तहत काम करती है? कहोगे सर गृह मंत्रालय के तहत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मत्स्य और प्राणी संपदा मेले का उद्घाटन ये कहां पर किया है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मत्स्य और प्राणी संपदा मेले का उद्घाटन ये उड़ीसा के संबलपुर में किया है। कहां पर किया भैया? उड़ीसा के संबलपुर में। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मत्स्य और प्राणी संपदा मेले का उद्घाटन ये उड़ीसा के संबलपुर में किया है। उड़ीसा के संबलपुर शहर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये उड़ीसा से आते हैं। मत्स्य और प्राणी संपदा मेले का उद्घाटन, मत्स्य और प्राणी संपदा मेले का उद्घाटन। तो अच्छे से याद रखिएगा स्थान कौन सा है? उड़ीसा का संबलपुर। मेले का नाम क्या है? मत्स्य और प्राणी संपदा मेला। तो मछली पालन के विषय में यह मत्स्य और प्राणी संपदा मेले का उद्घाटन उड़ीसा के संबलपुर में किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन साइबर कवच, ऑपरेशन साइबर कवच शुरू किया है? ऑपरेशन साइबर कवच शुरू किया है। ऑपरेशन साइबर कवच। तो अच्छे से याद रखिएगा ये उड़ीसा राज्य की पुलिस ने, किसने भैया? उड़ीसा राज्य की पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन साइबर कवच शुरू किया है। जो साइबर अपराधी हैं, साइबर अपराधों में लिप्त हैं, इनको पकड़ने के लिए उड़ीसा राज्य की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन साइबर कवच शुरू किया गया। उड़ीसा राज्य की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन साइबर कवच। ये बताइए राष्ट्रीय स्तर की साइबर हेल्पलाइन क्या है? राष्ट्रीय स्तर की साइबर हेल्पलाइन क्या है? मान लेता हूं आपके कोई फर्जी किसी गलत तरीके से स्कैम से आपके खाते से पैसे कट जाते हैं तो आप कौन सी शिकायत करेंगे? किस हेल्पलाइन पर आप सबके सब शिकायत कर सकते हैं? किस हेल्पलाइन पर आप सबके सब शिकायत कर सकते हैं? याद रखिएगा 1930 जो है यह साइबर हेल्पलाइन है। 1930 कौन सी है? कहोगे सर साइबर हेल्पलाइन है। 1930 कौन सी है? यह साइबर हेल्पलाइन। जबकि ऑपरेशन साइबर कवच पूछ लेगा कि ऑपरेशन साइबर कवच ये किसका है? ये उड़ीसा राज्य का है, जहां पर विधानसभा की कितनी सीट हो जाती है? 147। यहीं पर याद रखेगा सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। कई बार पूछ लिया जाता है सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क। उड़ीसा राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन साइबर कवच शुरू किया है। एआई समिट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा किन दो पहलों का उद्घाटन करेंगे? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नई दिल्ली में 16 फरवरी से भारत की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट का आयोजन हो रहा है, वहां पर जेपी नड्डा ये किन पहलों का आयोजन करेंगे? या जेपी नड्डा इनमें से किन स्वास्थ्य से जुड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनिशिएटिव कह लो या स्वास्थ्य मंत्रालय के कुछ योजना कह लो, सही और बोध किनका उद्घाटन करेंगे? सही और बोध। देखिए फिर से सुन लीजिए, जो कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय होते और उन महत्वपूर्ण मंत्रालय की कोई इस प्रकार की पहल होती है, 110% पेपर बनाने वाला। आज तक का कोई पेपर उठा के देख लो जो अभी हो रहे, जो हाल ही में आंसर की आई है, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो,
इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उद्घाटन कौन करेंगे? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। आज सही और बोध ये दो पहल है जिनका उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा। इनकी फुल फॉर्म सबके सब याद कर लो, फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। द स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। तो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की रणनीति, इसका मतलब होता है स्ट्रेटेजी, ए का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एच का मतलब हेल्थ केयर और आई का मतलब इंडिया। जबकि जो बोध पहल है बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ, बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म, बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ, ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ। तो बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ, ये जो बोध पहल है इसका उद्घाटन करेंगे। और स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। तो जब भी कोई इस प्रकार की फुल फॉर्म इत्यादि आती है, आप सबके सब उसे 2-3 बार लिख लिया कीजिए। जब तक आप उसे 2-3 बार नहीं लिखोगे मुझे बताओ कैसे याद होगा। तो बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ बोध पहल और स्ट्रेटजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया हो गई याद। अब अगर आपसे कुछ भी पूछेगा तो वहां तो ऑप्शन होंगे ना, आराम से आप उत्तर दे पाओगे। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर और एरो स्पेस क्षेत्र में 5,980 करोड़ के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ये तमिलनाडु सरकार है। कौन सी भैया? तमिलनाडु सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस क्षेत्र में, तमिलनाडु सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस क्षेत्र में 5,980 करोड़ के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस क्षेत्र में 5,980 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर, यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इसकी विधानसभा सीट हो जाती है 234, विधानसभा सीट कितनी होती है? 234, लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18। भाई तमिलनाडु में विधानसभा सीट कितनी है? कहोगे सर 234, लोकसभा की सीट कितनी है? 39, राज्यसभा की कितनी है? 18। तो अच्छे से याद रखिएगा, तमिलनाडु ने 5,980 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर। डीडीए के द्वारा पलाश फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन यह कहां पर किया गया? पलाश फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन यह दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में यह डीडीए के द्वारा पलाश फ्लावर फेस्टिवल 2026 का आयोजन, पलाश फ्लावर फेस्टिवल 2026 का आयोजन यह नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में एक और फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है फूल वालों की सैर। अगर कोई आपसे पूछे कि फूल वालों की सैर यह उत्सव भी कहां पर होता है, तो अच्छे से याद रखिएगा, यह भी देश की राजधानी नई दिल्ली में होता है। देश की राजधानी। अब सभी जानते 69वां संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है? 69वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। यहीं पर पलाश फ्लावर फेस्टिवल, फूल वालों की सैर नाम से एक उत्सव भी कहां पर होता है? यह नई दिल्ली में होता है। फूल वालों की सैर के नाम से एक उत्सव यह कहां पर होता है? कहोगे सर नई दिल्ली में होता है। किस सुरक्षा बल ने दिल्ली एयरपोर्ट पर संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक अभ्यास का आयोजन किया? अब एक बार बताइए, यह कौन सी ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जो एयरपोर्ट आदि की सुरक्षा करती है? 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना, 10 मार्च 1969। इसका काम क्या है?
इसका काम है भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान जो होते, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान जो होते, उनकी रक्षा करना। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने संयुक्त आतंकवादी विरोधी मॉक अभ्यास का आयोजन यह दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए किया। तो भारत में एयरपोर्ट, परमाणु प्रतिष्ठान, बांध और महत्वपूर्ण जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है और 7वें संसद भवन भी, इन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कहोगे सर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये बताइए भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री या भारत का सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल कौन सा है? भारत का सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल कौन सा है? एक बार जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे, अब सबके सब हो सके तो एक बार अपने अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर देना बच्चा, हो सके तो एक बार। चलिए भैया, सबसे पुराना है असम राइफल्स, जिसको कचार लेवी कहते थे। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने वार्षिक खेल सप्ताह 2026 का शुभारंभ यह कहां पर किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने वार्षिक खेल सप्ताह 2026 का शुभारंभ कहां पर किया है? याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल परिसर दिल्ली में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यह वार्षिक खेल सप्ताह का आयोजन करता है। तो CWG गेम्स कॉम्प्लेक्स जो है दिल्ली का, जहां पर 2010 के राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, वहां पर इसने वार्षिक खेल सप्ताह का आयोजन किया है। उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के द्वारा। अब सभी जानते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनुच्छेद 324 से 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भाई भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यह भी पूछ लेगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनके रिटायरमेंट आयु 6 वर्ष या 65 वर्ष। रिटायरमेंट आयु 6 वर्ष या 65 वर्ष। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिटायरमेंट आयु है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, अनुच्छेद 324 से राष्ट्रीय चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए भारत विस्तार प्लेटफॉर्म ये किस राज्य से लॉन्च करेंगे? इसमें साथी कई भाषाओं में किसान भारत विस्तार में कृषि से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते। इस योजना का या इस पहल की जो घोषणा थी ये इस बार के बजट में थी। बजट 2026-27 जो 1 फरवरी को आया, उसमें भारत विस्तार कार्यक्रम की जानकारी थी, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्थान के जयपुर से लॉन्च करेंगे। कहां से भैया? राजस्थान के जयपुर से। एक जयपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान यह कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान यह राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। एक बार अगर थोड़ा सा सबके सब खींच कर लेकर चले तो ऐसा नहीं है कि इसको कोई आपके लिए भारी पड़ेगा। वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस, वर्चुअली इंटीग्रेटेड भारत विस्तार की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? भारत विस्तार। लिख लीजिएगा, वर्चुअली इंटीग्रेटेड, वर्चुअली इंटीग्रेटेड, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ये भारत विस्तार पहल को इस बार के बजट में, तो इसी को बजट में तो उद्घाटन किया गया, बजट में तो इसकी घोषणा। अब इसका उद्घाटन कहां से होगा?
राजस्थान के जयपुर से। इसका उद्घाटन कहां से होगा? राजस्थान के जयपुर से। भारत विस्तार वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, ये कृषि मंत्रालय के तहत राजस्थान के जयपुर से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लागू करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? आप जानते हैं खजुराहो ये चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाए गए, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। ये किस में बने हुए? नागर शैली। और ये हिंदू और जैन दोनों धर्म के देवताओं को समर्पित है। सबसे बड़ा मंदिर जो है खजुराहो के मंदिरों में वो कंदरिया महादेव मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। ये नागर शैली में निर्मित है और चंदेल वंश के शासकों के द्वारा यहीं पर शास्त्रीय नृत्य महोत्सव होता है। 52वां शास्त्रीय नृत्य महोत्सव ये 7 दिन चलता है। तो खजुराहो का डांस फेस्टिवल जो है ये कितने दिन का है? 7 दिन का है। चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिर बनवाए गए, नागर शैली में निर्मित है, हिंदू जैन दोनों धर्मों से संबंधित। जबकि सबसे बड़ा कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा किसको? कंदरिया महादेव मंदिर। ये 52वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 7 दिन का है। खजुराहो नृत्य महोत्सव ये कितने दिन का है? कहोगे सर 7 दिन का है। किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नड्डी स्थान में एशिया की सबसे लंबी जिप लाइन बनाने का निर्णय लिया है? एशिया की सबसे लंबी जिप लाइन होती है ना, जिस पर लटक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते, और एक जिप लाइन होती है जिस पर लटक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने नड्डी नामक स्थान पर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने नड्डी नामक स्थान पर एशिया की सबसे लंबी जिप लाइन बनाने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल के नड्डी में एशिया की सबसे लंबी जिप लाइन बनाने का निर्णय। एशिया की सबसे लंबी, तो ऐसी कोई चीज जो भारत में पहली बार या भारत या विश्व में एशिया में सबसे बड़ी हो, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होती है। एशिया की सबसे लंबी जिप लाइन हिमाचल प्रदेश के नड्डी में। एशिया की सबसे बड़ी जिप लाइन हिमाचल प्रदेश के नड्डी में। पूछा है भू आधार व्यवस्था की घोषणा यह किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? इसमें प्रत्येक भूमि के प्लॉट को, प्रत्येक भूमि प्लॉट को जितने भी लैंड पार्सल होते हैं उनको एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी। उनको एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी। जैसे आधार होता है ना सबका अलग अलग, ऐसे जमीन का भी आधार ये 14 अंक का होगा। यूनिक संख्या होगी जमीन के प्रत्येक प्लॉट की, जिससे कि कोई किसी दूसरे के प्लॉट पर कब्जा आदि ना कर सके। तो भू आधार सिस्टम की घोषणा यह दिल्ली सरकार के द्वारा, भू आधार व्यवस्था की घोषणा यह किसके द्वारा की गई है? यह दिल्ली सरकार के द्वारा, कि दिल्ली सरकार दिल्ली के प्रत्येक प्लॉट को, जितने भी लैंड प्लॉट हैं उनको एक विशिष्ट संख्या देगी, जिसको जमीन का आधार या लैंड का आधार कहा जाएगा। और ये कितने अंक का? ये 14 अंक की विशिष्ट संख्या। ये कितने अंक की विशिष्ट संख्या होगी? कहोगे सर 14 अंक की विशिष्ट संख्या। 14 अंक की विशिष्ट संख्या। फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में आईआईएम बेंगलुरु को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग इससे 34वां स्थान मिला है। जबकि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को फाइनेंशियल टाइम्स के एमबीए रैंकिंग में, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को फाइनेंशियल टाइम की एमबीए रैंकिंग में यह भारत में पहला स्थान, भारत में पहला है। इसे कौन सा स्थान मिला है? भारत में पहला और विश्व में 12वां। भारत में पहला
और विश्व में कौन सा स्थान है? ये 12वां। ये 12वां। तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस करके जो है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस करके जो है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये इसको विश्व में कौन सा स्थान मिला है? 12वां। जबकि भारत में इसको पहला स्थान। तो 12वां स्थान विश्व में। तो भारत में सबसे ऊपर जो रहा ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जबकि आईआईएम बेंगलुरु को विश्व में 34वां स्थान मिला है। आईआईएम बेंगलुरु को विश्व में 34वां स्थान। पूछा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, जो हाल ही में फरवरी 2026 में जारी हुआ, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 10 रैंक बढ़कर भारत की 75वीं रैंक हो गई है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो फरवरी 2026 में जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक कितनी है? कहोगे सर 75वीं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी हो गई है? कहोगे सर 75 हो गई है। भारत की रैंक कितनी हो गई है? कहोगे सर 75 हो गई है। राष्ट्रीय यादृच्छिक दयालुता दिवस, जिसको रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस डे भी कह देते हैं, यह 17 फरवरी को मनाया जाता है। रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस डे भी कह देते हैं, नेशनल रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। यह दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को। रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस यह दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर 2026 का, चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? यह याद रखिएगा, टेनिस का टूर्नामेंट है। यह किसका टूर्नामेंट है? टेनिस का। तो पुर्तगाल के फ्रेडरिको फेरेरा सिल्वा के द्वारा, फ्रेडरिको फेरेरा सिल्वा, इसने टेनिस का चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है। एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब फ्रेडरिको फेरेरा सिल्वा के द्वारा, फ्रेडरिको फेरेरा सिल्वा के द्वारा चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर 2026 फ्रेडरिको फेरेरा सिल्वा के द्वारा, फ्रेडरिको फेरेरा सिल्वा के द्वारा, यह पुर्तगाल के रहने वाले चेन्नई का ओपन एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट। केवल विजेता का नाम याद रखो, फेरेरा सिल्वा, इतना काफी है। पुरुष टी20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान के राशिद खान, अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान। पुरुष टी20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज ये राशिद खान बने हैं। पुरुष टी20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले राशिद खान, राशिद खान ये दुनिया के पहले गेंदबाज, ये दुनिया के पहले गेंदबाज। शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में 9 स्वर्ण पदक जीतने वाला दुनिया का पहला एथलीट कौन बना है? जो शीतकालीन ओलंपिक होते हैं, देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बच्चा जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक भागने की क्या जरूरत पड़ जाती है, मुझे तो आज तक समझ में आया नहीं। जिंदगी में हर चीज को आधी अधूरी छोड़ोगे या कुछ जिंदगी में ऐसे लक्ष्य होंगे जिन्हें तुम पूरा करोगे। हर चीज में जल्दबाजी, कोई बात नहीं, पछताओगे किसी का क्या है। कोई किसी का यहां अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर कोई किसी का कुछ बिगाड़ पाया है क्या? ये 2 दिन के करंट अफेयर इकट्ठे हो गए, क्योंकि संडे को मैंने 1 से 14 फरवरी का रिवीजन कराया था, और ज्यादातर जब सैटरडे संडे होता है तो ये मंडे को अपडेट होते हैं। 9 गोल्ड मेडल जीतने वाले। अगर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करेंगे तो माइकल फेलिप्स सबसे ज्यादा गोल्ड ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, और इसमें जोहान्स क्लीबो करके हैं, नॉर्वे के रहने वाले जोहान्स क्लीबो, नॉर्वे के रहने वाले, ये स्कीइंग से संबंधित है, ये स्कीइंग खेल से संबंधित है। स्कीइंग जिसको कह देते हैं, स्कीइंग के खेल से संबंधित। तो याद रखिएगा, नॉर्वे के जोहान्स क्लीबो शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में इन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते शीतकालीन ओलंपिक्स के इतिहास में। देखिए शीतकालीन ओलंपिक का पहला संस्करण ये चामोनिक्स फ्रांस में, अभी 2026 इटली के मिलानो और कोर्टिना में, 2030 का फ्रांस में होगा, और 2034 का ये अमेरिका में होगा। 2034 का
शीतकालीन ओलंपिक ये अमेरिका में होंगे। भारतीय प्रवासियों को दिए जाने वाले किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए डॉक्टर कश्यप पटेल को चुना गया है? डॉक्टर कश्यप पटेल को हिंद रत्न अवार्ड मिला है। डॉक्टर कश्यप पटेल को हिंद रत्न अवार्ड, भारतीय प्रवासियों को दिया जाता है हिंद रत्न अवार्ड। इस बार ये 2026 में किससे मिला है? डॉक्टर कश्यप पटेल को मिला है हिंद रत्न अवार्ड। किससे मिला है? डॉक्टर कश्यप पटेल को हिंद रत्न अवार्ड। ग्लोबल सिने कॉन्फ्लुएंस 2026 में किस असमिया फिल्म ने 3 प्रमुख पुरस्कार जीते हैं? आदि शक्ति असम भाषा की फिल्म का नाम है। ग्लोबल सिने कॉन्फ्लुएंस ये कहां पर आयोजित हुआ? ग्लोबल सिने कॉन्फ्लुएंस ये कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। तो अच्छे से याद रखिएगा, यहीं पर जीसीसी 2026 में ग्लोबल सिने कॉन्फ्लुएंस में ये असम की फिल्म आदि शक्ति, इसको 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले। कल्याणी ठाकुर चराल के कार्यों के अनुवाद के लिए ए.के. रामानुजन पुरस्कार ये किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्याणी ठाकुर चराल के कार्यों के अनुवाद के लिए ए.के. रामानुजन पुरस्कार ये शिप्रा मुखर्जी और मृण्मयी प्रमाणिक को मिला है। शिप्रा मुखर्जी और मृण्मयी प्रमाणिक, शिप्रा मुखर्जी और मृण्मयी प्रमाणिक करके जिन्हें ए.के. रामानुजन पुरस्कार मिला है। किस लिए मिला है? कल्याणी ठाकुर चराल के कार्यों के अनुवाद के लिए। शिप्रा मुखर्जी, मृण्मयी प्रमाणिक, ये कवित्री कौन है? कल्याणी ठाकुर। इनकी पुस्तक का नाम है आई बिलोंग टू नोवेयर। आई बिलोंग टू नोवेयर ये अनुवाद के क्षेत्र में दिया जाता है ए.के. रामानुजन पुरस्कार। भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग का निर्माण ये असम में किया जाएगा। इसके बारे में कल भी मैंने पढ़ाया था। देश की पहली अंडर वाटर 3 ट्यूब रोड कम रेल टनल होगी ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे असम। ये NH-15 को नुमालीगढ़ NH 715 715 से जोड़ेगी। 3300.7 किलोमीटर, जिसमें 15.79 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल होगी। अनुमानित लागत 18,662 करोड़ रुपए। यात्रा समय 6 घंटे से घटकर मात्र 20 मिनट। वर्तमान 240 किलोमीटर की दूरी घटकर केवल 34 किलोमीटर। और यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी अंडर वाटर रोड कम रेल टनल होगी। 38 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु? अब सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ता है। 2.86 किलोमीटर, 6 लेन, एक्स्ट्रा डोज प्री स्ट्रेच कंक्रीट पुल है। लगभग 3030 करोड़ रुपए में। यात्रा समय घटकर 7 मिनट। भूकंप सुरक्षा हेतु बेस आइसोलेशन और निगरानी हेतु ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल 6 लेन का। कितने लेन का? 6 लेन का। यहीं पर जब प्रधानमंत्री जी असम में गई, एक इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा डिब्रूगढ़ के मुरान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित यह पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन भी किसने किया? ये मोदी जी ने। अब यहां पर ये जितने क्वेश्चन है उनका छोटा सा रिवीजन है। एक बार बताइए सबके सब, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी? इसरो। आर्यभट्ट भारत का यह पहला उपग्रह। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान के निर्माता। हेडेगार्ड खोज वाला देश, यह डेनमार्क में 2000 साल पुराना लोहे का मंदिर। तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। परमाणु माइक्रो रिएक्टर परिवहन करने वाला अमेरिका। हैमर मिसाइल समझौता भारत और फ्रांस। यूएन स्मॉल आर्म्स प्रशिक्षण यह मध्य प्रदेश के जबलपुर। ओल चिकी लिपि का उद्घाटन नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। मिसाइल एकीकरण सुविधा की स्थापना उद्घाटन बेंगलुरु। टेली लॉ यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। दिल्ली पुलिस स्थापना वर्ष 1948 में स्थापना हुई थी 16 फरवरी को। मत्स्य और प्राणी मेला यह संबलपुर उड़ीसा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उद्घाटन। ऑपरेशन साइबर कवच
ये उड़ीसा राज्य का। सही और बोध, ये जेपी नड्डा हेल्थ के क्षेत्र। साइबर कवच, ये उड़ीसा राज्य का। सही और बोध, ये जेपी नड्डा हेल्थ के क्षेत्र में। एंटी टेरर मॉक ड्रिल सीआईएसएफ। स्पोर्ट्स वीक सीडब्ल्यूजी गेम्स नई दिल्ली। भारत विस्तार जयपुर से लॉन्च होगी। नड्डी जिपलाइन हिमाचल प्रदेश। भू आधार नई दिल्ली। एक्वस निवेश राशि 4000 करोड़। हेनली इंडेक्स 75। वी रैंक। रैंडम काइंडनेस डे ये हो जाती है 17 फरवरी। आज 3 फुल फॉर्म जो है ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी फुल फॉर्म कहोगे बड़े भैया? 3 फुल फॉर्म। एक साथी सही की फुल फॉर्म बताइए, एक बोध पहल की फुल फॉर्म बताइए, और एक भारत विस्तार करके जो है इसकी फुल फॉर्म आपको ईमानदारी से ये कमेंट्स में बतानी है। तो जितने भी साथियों ने अभी तक एग्जाम्पल की इस क्लास को लाइक नहीं किया है, सबके सब कर दीजिए। और जितने भी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या साथी ग्रुप डी हो, आप तैयारी करना चाहे फुल थ्योरी की, तो एग्जाम्पल ऑफिशियल एप्लीकेशन पर बहुत ही कम फीस में मात्र 99 रुपए की कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी चारों सब्जेक्ट अच्छे लेवल की क्लास, पूरा का पूरा संपूर्ण रिवीजन। तो सबके सब जुड़ने की कोशिश करना। और साथ ही इस किसी को किताब लेनी हो तो आप सभी लोग फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो 23 फरवरी है उस दिन ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की एक बहुत ही शानदार सी किताब आ रही है। अब सुन लीजिए सबके सब जितने यूपीएसआई वाले हो, यूपीएसआई एग्जामपुर चैनल पर अभी अपने उड़ेंद्र सर की एक पॉलिटी की क्लास है, और इसी एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर प्रीति मैम की बहुत ही बढ़िया सी ये ग्रुप डी की क्लास है। जितने साथी एप्लीकेशन वाले तुरंत आ जाइए, हम लोग वर्णमाला को आगे बढ़ाएंगे। और जिसने अभी तक एग्जामपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चा 1 सेकंड का, सबसे पहले तो इसे आप 10-12 हजार देख रहे हो, ये 7,500 की जगह 12,000 होनी चाहिए थी। पर चलिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर के जरूर कर लेना। और यहीं पर लिंक लगा हुआ है रीजनिंग की ग्रुप डी की क्लास का, जो प्रीति मैम की बहुत ही प्यारी सी क्लास है, शुरू हो चुकी है। तो बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। क्लास कैसी लगी सबके सब कमेंट करके बताना। जब ये वीडियो एंड हो जाती है कमेंट करके बताना। और तीनों का हेडक्वार्टर स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर इन इंडिया, बोध हो जाता है बेंचमार्किंग ओपन डेटा इन हेल्थ कुछ करके, विस्तार में वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। तो जब आप इसकी 3-4 बार लिखोगे तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से सेट हो जाएगा। बाकी क्योंकि 2 दिन के थे तो थोड़े से ज्यादा हो गए, पर फिर भी चलो हमने इसको पढ़ भी लिया और लास्ट में इनको रिवाइज भी कर लिया। सबके सब कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।